ताज़ा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 37-38 साल हो रहे इस गाने को। और मैं पहली बार राजा साहब से मिल रहा था, इलैयाराजा जी, जो भारतवर्ष के वन ऑफ द टॉप मोस्ट और हाईएस्ट टैलेंटेड संगीतकार, जिन्होंने मुझे खूबसूरत गाना दिया। जब पहली बार मैं मिला, सिंपल सा आदमी, छोटी कद, सफ़ेद कुर्ता और लुंगी सफ़ेद और भस्म लगाया हुआ था। और ऊपर वाला साक्षी है, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ म्यूजिकली मैं बेध्यान था। एक तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मगर संगीत तो सारे वर्ल्ड में वही है, सारे गामा पाधा निसा सानी तबा मगा रेसा। मगर होता है ना कि एक वर्ड समझ में आए म्यूजिक के साथ साथ, तो उस गाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो राजा साहब को मुझे उत्तम सिंह जी हमारे संगीतकार हैं और केसी लॉर्ड, वो दोनों जने लेके आए थे कि इनके सदमा के 2 गाने गाने हैं, नई फिल्म है और पहली हिंदी फिल्म कर रहे थे राजा साहब। मगर इतना मज़ा आया, मुझे याद है ऐ ज़िंदगी जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कोई 150-200 म्यूजिशियंस थे, और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स खाली गाना सुनने आए थे कि राजा साहब किस तरह काम करते हैं। आप सोचिए वो मंजर क्या होगा। वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल्म सेंटर में। और मज़े की बात है कि पहले 2, 2.5, 3 साल, हालांकि ये गाना बहुत पॉपुलर है, ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी दुआओं से रोज़ कभी कभी 3-3, 4-4 गाने गाया करता था मैं, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। जब एक प्रोग्राम में, शायद दिल्ली में था ये प्रोग्राम, और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी 50 चिट्ठियां आई थी कि ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, गाना आप गा नहीं रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया, ये तो राजा साहब का गाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया कि भाई लोग, ये गाना मुझे, वर्ड्स मेरे पास नहीं है, क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है? तो मैं 1-2 गाने के गैप के बाद मैं ये गाना कोशिश करता हूँ गाने की। आप सोच नहीं सकते, 7वें या 8वें मिनट में एक खूबसूरत सी लड़की गाना लिख के लेके आई, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं अंदर गया, गाना 2-3 बार सुना मैंने, और फिर मैंने आके वो गाना गाया, और मुझे 3 बार गाना गाना पड़ा वो। तो आप सोचिए उस गाने की क्या पॉपुलैरिटी हो सकती है। और उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ने ही गाया है, मेरे बेटे जैसा है अरिजीत सिंह। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो कम से कम जब भी उनका यूट्यूब पे या कोई खबरों में आता था, तो पीछे ये गाना बजता था। तो ये गाने की, ये किस्सा है इस गाने का। एक किस्सा सुरेश जी ने ही मुझे बताया
आपको बड़ा मजा आएगा उसको सुन के, बातचीत निकली है। तो जब इलैयाराजा साहब आए और साहब ने देखा तो एक ईश्वर स्वरूप एक वो व्यक्तित्व हैं, और एक ईश्वर जब दूसरे ईश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीजें से वो होती हैं। उस टीम में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, वो कीबोर्ड बजाता था, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाता था। उसका नाम था दिलीप, 12 साल का, 12 या 13 साल का। आप सोचिए, दिलीप नाम था उसका, जो बाद में पता चला। आप सोचिए उसका क्या नाम था, वो ए आर रहमान साहब। तो आप सोचिए कि मतलब ये ऐसे कुछ, बस इसी तरह के कुछ किस्से, कहानियां, अनकही कहानियां हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। यही इसका थीम है, यही है कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को जिस प्रकार से। आप भी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ छोटी सी खुशियां हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है। वही है ये ए जिंदगी गले लगा ले विद सुरेश वाडकर साहब। और ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूं कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगाए। और बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से हैं, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। 2 से 3 पेज लिखे जा सकेंगे आराम से खट्टे में आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कुमार भाई का, और नाम भी इनकी प्रोडक्शन का स्टूडियो रिफ्यूल। तो रिफ्यूल तो रोज ही करना पड़ता है, वो फिर स्कूटर हो या आपकी रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल तो वही पड़ता है। तो मज़ा तो पेट्रोल का ही आने वाला है। और मैं चाहता हूँ, ये मैं पहली बार जिंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसे शोज भी प्लान कर रहे हैं। ये कारवां बनता रहेगा दोस्तों। ये एक फूल है, एक प्यारा सा फूल है, ए जिंदगी गले लगा ले, जिसकी खुशबू महकना बहुत जल्दी शुरू कर देगी, और आप उसकी खुशबू सूंघ के इतना आपको फ्रेशनेस मिलेगी, और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो शोज के माध्यम से हो, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से हो, लेकिन मजा आप सबको जरूर आएगा। ऐ जिंदगी गले लगा, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये पूरा ये गूंज उठे, ये इतनी सुरीली आवाज जो आप सुन रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड कि सुरेश जी हमारे बीच में लाइव आपको ये गाना देंगे। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे आप हमसे? देखिए, गलत किया इन्होंने तैयार कर। मैंने जिनसे गाना सीखा है, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरण गांव से हूँ। आप समझते गिरण गांव? नहीं, गिरण गांव, जहाँ मिल्स बहुत है, परेल एरिया, लोअर परेल। मेरा जन्म वहाँ से है। तो हम तो थोड़ा भी बच्चा बड़ा होता है हमारे घरों में, तो 15-16 साल की उम्र में उसको नौकरी वोकरी करनी पड़ती है। मगर बचपन में मेरे ख्याल से 4 साल का था, तब मेरे फादर को बहुत शौक था म्यूजिक का। उन्होंने जब मुझे गाते हुए सुना ना, तो उनको लगा कि ये मेरा बच्चा
अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सिखवाऊं, मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे गुरुजी के पास लाके उन्होंने छोड़ दिया कि पंडित जी आप इसको, मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है, मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं। हम लोग कभी आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बस आप इसको गाना सिखा दीजिए। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा। तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं ली। पहली बैच वो म्युनिसिपल स्कूल से लाए थे। ऐसे ही मैं 8 या 9 साल का था तब उनके पास गया। फिर जिसको सदगुरु मिल जाता है जिंदगी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर में रह के गाना सीख। बड़े भी हैं लेकिन ये आशीर्वाद स्वरूप आप इसे प्लीज लीजिए और एक जोरदार ताली बजा दीजिए। कुमार जी, इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे भरपूर बालों में देखा हुआ है। आज भी मेरे सिर पे भरपूर बाल है, मगर वो बाल ही है। तो बहुत सारे लोग हैं, ये इनके पापा औरंगाबाद का जी है, हमारे मुंडे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारा कहाँ गया वन हिमांशु उधर बैठा हुआ, सब बाल गोपाल है। और मैं जब बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं तो मैं बहुत अच्छा जुमला यूज करता हूँ कि आज हम सब पुराने पापी इकट्ठे हो गए। अरे पाप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितना पुण्य है इस पाप में, कोई सोच नहीं सकता। पुराने पापी नहीं सर, पुराने चावल है। यस, ऐसे भी बोल सकते हैं, खुशबूदार चावल है। दोस्तों ये कंपनी है स्टूडियो रिफ्यूल। मेरा ऐसा मानना है, देखिए मेरी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इतने बड़े इतने मंझे हुए और इतने लेजेंडरी कलाकार हैं, मैंने ये इनके साथ शेयर किया तो मुझे इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये कहा। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि ये स्टूडियो रिफ्यूल क्या है सर, कि मेरा ये मानना है कि ऊपर ईश्वर जब हमें नीचे धरती पर भेजता है तो एक फ्यूल डाल के भेजता है कि इतना चलेगा। जो चाबी भर के हम सोचते हैं कि ये चाबी भर के, एक गाना लिखा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, तो वो एक रिफ्यूल भेजते हैं। लेकिन हमारे कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि या तो वो फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है हमारी लाइफ से, या वो हम इधर उधर कहीं लगा देते हैं। तो सेकंड रिफ्यूल हमारे पास कहाँ से आएगा? धरती पर हमें ऊपर दोबारा जा नहीं सकते और ऊपर जाएंगे तो दोबारा नीचे आ नहीं सकते। तो सेकंड रिफ्यूल जो है वो है संगीत। मेरा मानना यह है कि संगीत में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जो सुर है ये आपकी जिंदगी के हर जगह अंग बन के आपके शरीर में रहते हैं। आप सा बोलेंगे तो आपका एक अंग काम करेगा, रे बोलेंगे। मेरा मानना है, और इस संगीत के इतने बड़े महान गुरु जिनको बोल सकते हैं, जो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस संस्कृति को पूरे जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडियो रिफ्यूल का मतलब सिर्फ ये था कि आप सब लोगों को जो आप डिजर्व करते हैं ऐसा संगीत दोबारा से दिया जाए, और इसी मुहिम को लेकर हम लोगों ने ये शुरू किया। और ये